हेलो दोस्तों, फिनिक्स इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है। मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन एंड क्या इक्वेशन। ये 10th क्लास का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम। जो एकेडमिक 10th क्लास का बोर्ड पढ़ रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन, अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठाना है किसी भी कॉम्पिटिटर को, तो यहाँ से क्वेश्चन वो जरूर उठाता है। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन जो बेसिकली उठाता है, वह उठाता है यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से बेसिकली। और जिस दैनिक जीवन में जो उपचयन अभिक्रिया का इसका जो उदाहरण है, यहाँ से ये दो जगह से क्वेश्चन जरूर आता है। लेकिन उससे पहले हमका जो है इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमको पहले समझना होगा। तब हम जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पर दो वीडियो जो इससे पहले है, जो इससे रिलेटेड है, अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखना चाहिए। एक मेरा वीडियो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज का। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसका एक वीडियो है। वो आप जाके देखिए, तो इसको समझने में और आसानी होगा। हालांकि हल्का सा हम यहाँ पर केमिकल चेंज का जो थोड़ा सा डिफिनेशन है हम यहाँ पर बताएंगे, लेकिन ज्यादा अच्छे से आप यहाँ पर वीडियो में ज्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। और दूसरा जो है वो सिंबल ऑफ एटम, इसका क्लिपिंग्स जो है डाल दिया जाएगा। ये व्हाट इज एटम करके एक जो है वीडियो है, व्हाट इज एन एटम, उसमें ये आपको मिल जाएगा। इन दोनों का लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप जाके जरूर देखिए। ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है उसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं पहले ये देख लेते हैं। देखिए इस बार हम थोड़ा हिंदी में लिख कर ट्राई किए हैं। ठीक है। हालांकि हम इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो सबसे पहले जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। उसके बाद जो है केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है वो बताएंगे। है ना। तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हम लोग को सिंबल का पता होना चाहिए, एटम का या तत्वों का सिंबल हमको पता होना चाहिए, जो आपको बताए थे जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे थे, या व्हाट इज एन एटम बताए थे वहां पर, उस सिंबल पर जब पढ़ाए थे वहां पर बताए थे कि कम से कम 1 से लेकर 30 परमाणु क्रमांक का जो सिंबल आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो सिंबल है तत्वों का जो आपको पता होना चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखना है वो बताएंगे। फिर केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग कैसे करना है, रासायनिक समीकरण का संतुलन। इसका मतलब हो गया बेसिकली जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जो पदार्थ या तत्व, वो जो है यहाँ एक पदार्थ भाग लिया और ये इससे दूसरा पदार्थ हुआ, तो इन दोनों के बीच जो है नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या जो है क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए, वो ये कहता है। जिसमें आपको आपको याद होगा एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन। ठीक है। रासायनिक संयोजन का नियम में दो लॉ पढ़े थे। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट का। ठीक है। तो ये दोनों लॉ पढ़े थे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, संतुलन क्यों करना है। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, अगर कहिएगा तो इस लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन है ना, कॉम्बिनेशन है, इसका भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, आप इसको भी आप देख सकते हैं एक बार रिवीजन करने के लिए। ठीक है। चलिए, संतुलन, रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करना है वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कितना प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है। फिर जो है दैनिक उसके बाद इसी में एक रासायनिक अभिक्रिया का टाइप है उपचयन और अपचयन, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसका जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्या जो है इंपॉर्टेंट हमारे दैनिक जीवन में, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जो एनसीईआरटी में बताया गया है बेसिकली उसी के बारे में हम लोग जो है यहाँ पर बात करें। ठीक है। चलिए,
ये वीडियो दो पार्ट में आएगा, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो उससे होता है दिक्कत। ठीक है, चलिए। रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल कंपोज रिएक्शन, ये क्या होता है? तो सबसे पहले जान लीजिए, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इट इज अ केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज किसको कहते हैं? केमिकल चेंज उसको कहते हैं जब किसी पदार्थ के संगठन में, कोई पदार्थ है, पदार्थ है किस चीज से बना है, तो जो चीज से बना है उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, उसका संगठन में कंपोजिशन बदलाव आएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन हो गया, तो केमिकल रिएक्शन। या कह लीजिए कि अगर कोई एक पदार्थ है, वह वह जो है अभिक्रिया करके वो अन्य पदार्थ का, एक अलग नया पदार्थ का, न्यू प्रोडक्ट का, वो क्या करता है, सृजन करता है, निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें देख लीजिए, जो रिएक्ट अभिक्रिया करता है जो पदार्थ, उसको अभिकारक कहते हैं। और ये तीर के निशान जो है रिएक्शन को दिखाता है, अभिक्रिया को दिखाता है, रिएक्शन को दिखा रहा है। और अभिक्रिया के बाद अभिकारक एक नया उत्पाद, एक न्यू प्रोडक्ट बनाता है। इस पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, इन दोनों के गुण, यहाँ पर गुण छूट गया है, अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों का गुण जो है क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब उत्पाद का गुण अभिकारक के गुण से बिल्कुल अलग होगा, एक नया ही उत्पाद का निर्माण होगा, एक न्यू प्रोडक्ट का जो है क्रिएशन होगा। ठीक है, मतलब इनके संगठन के गुण भी बदल जाएंगे। अच्छा, ये चीज से मिलकर बना है, उसका गुण अलग होगा बिल्कुल। और ये अब बाद में जो बना है उसका उसका संगठन, इन दोनों भी बीच क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में देख लीजिए क्या होता है, इसमें गैस का जो है निकास होगा, इवॉल्विंग ऑफ गैस होगा, गैस इवॉल्व होगा। कोई जरूरी नहीं कि हो, लेकिन होगा। इसके साथ यहाँ पर एक और पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर ये भी चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी कोई रिएक्शन को शुरू करने के लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है, और किसी किसी रिएक्शन को बाद में टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है, तो ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कभी कभी कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है, उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। कोई भी रिएक्शन को शुरू करने में या फिर तेज करने में उसको क्या है, कैटलिस्ट का या उत्प्रेरक का जरूरत पड़ता है। मतलब तापमान और उत्प्रेरक ये दोनों का सेम केस है। चाहे तो किसी अभिक्रिया को, रिएक्शन को शुरू करने में, या फिर उसके गति को तेज करने में, अभिक्रिया के दर को बढ़ाने में, तापमान और उत्प्रेरक में, टेम्परेचर और कैटलिस्ट दोनों का क्या होता है, जरूरत होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभिकारक के परमाणुओं के बीच बंध बॉन्ड पुनर्संयोजित होकर नए बंध बनाते हैं और उत्पादों का सृजन करते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया। देखिए कि जो अभिकारक, जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्शन कर रहा है, उसमें जो एटम मौजूद है, वो अपना जो बॉन्ड होता है उसको क्या करता है, पुनर्संयोजित हो जाता है। ठीक है, रिकम्बाइन करेगा, वो अपने आप को रीअरेंज करेगा और एक नया प्रोडक्ट बना देगा उससे। ठीक है, न्यू बॉन्ड भी बनेगा, और न्यू बॉन्ड बनने के साथ न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी ये क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन में ये घटना घटता है। अब इसका एक एग्जांपल यहाँ पर समझिए, थोड़ा सा एक एग्जांपल से, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। यह जो है रासायनिक अभिक्रिया का ये एक जो है जीता जागता दैनिक उदाहरण है। ये धीमा अभिक्रिया, बहुत स्लो होता है ये। और एक दूसरा एग्जांपल है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, यहाँ एग्जांपल इंस्टेड में दिया है, मैग्नीशियम का रिबन है, उसको जो है ऑक्सीजन से जो है क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। तो हम लोग को एक जो है व्हाइट जो है सफेद राख प्राप्त होता है, जिसको जो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोई भी गुण वो मैग्नीशियम से नहीं मिलता है, और ना ही ऑक्सीजन से मिलेगा। इन दोनों का गुण जो है बिल्कुल जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। ये क्या हो गया,
और ना मैग्नीशियम और ना ही ऑक्सीजन। इन सब से अलग एक नया प्रोडक्ट बना, एक नया उत्पाद बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए हम लोग रासायनिक का समीकरण कैसे लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो अभिकारक है, उससे उत्पाद बनेगा, या कोई दो अभिकारक है उससे उत्पाद बनेगा, मुख्य उत्पाद है कन्या उत्पाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन जैसे एग्जांपल यहाँ पर दे, जैसे मैग्नीशियम को जलाएं हम लोग ऑक्सीजन में, तो क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो हम लोग को पता है। लेकिन हमको इसको जो है सिंबल में, इक्वेशन के रूप में, के शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ये तो छोटा सा हो गया ना। अब कोई कोई रिएक्शन बहुत बड़ा लिखा जाता है। ठीक है, तो हम उस जो है बड़े से रिएक्शन को कैसे शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए हमको जो है किसका जरूरत पड़ेगा, सिंबल हमको जानना होगा, सिंबल ऑफ एटम या एलिमेंट का लिए। तो मैग्नीशियम का सिंबल हमको पता है Mg होता है, ऑक्सीजन का होता है O2, तभी ना हम लिख पाएंगे। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे लिखेंगे, तो एक वीडियो हम इससे पहले बनाए हैं, हाउ टू राइट सिंपल केमिकल फॉर्मूला। इसमें आपको बताते हैं कि सिंपल केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। और ये जो केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, इसमें वैलेंसी के बारे में भी बताया, संयोजकता के बारे में बताए थे, है ना, कि संयोजकता पर डिपेंड करता है कि हम इसका क्या लिखेंगे। तो इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे, तो देखिए मैग्नीशियम का जो वैलेंसी 2 होता है और ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 होता है, इन दोनों को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, तो ये क्या लिखा जाएगा, Mg2O2। अब चूंकि 2 2 है तो इसको रेशनलाइज कर देंगे तो आ जाएगा MgO, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 ऐसे। ठीक है, MgO लिखा जाएगा इसका केमिकल फार्मूला। समझ गए? तो ये वाला है वीडियो का फिर लिंक जो है, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, ये इसका भी लिंक वीडियो में डाल दिया जाएगा, आप जरूर इसको देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, इसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो देखिए हाइड्रोजन ऐसे लिखना होगा, प्लस ऑक्सीजन लिखना होगा। ठीक है, तब जाके तीर निशान के साथ यहाँ पर जो है क्या लिखा जाएगा, जल लिखा जाएगा। हाइड्रोजन को शॉर्ट में लिख दीजिए H2, और ऑक्सीजन को O2 लिख दीजिए। ये एक ही लाइन में देखिए लिखा गया, और वो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसी तरह से ये है, जैसे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या लिखा गया है, ये कार्बन डाई ऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 लिख दिया, ऑक्सीजन को O2 लिख दिया, कार्बन को C लिख दिया। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ मीथेन, ये ऑक्सीजन। अब यहाँ कार्बन डाई ऑक्साइड लिखा हुआ है ये, और ये जल लिखा हुआ है, वाटर। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग सिंबल लिखना सीख गए। केमिकल इक्वेशन का जो है, केमिकल इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर आपको बता दिए। ठीक है, केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज का जानना जरूरी है, एक सिंबल ऑफ एलिमेंट, और दूसरा कैसे सिंपल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमको लिखना क्या है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग देखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो परमाणुओं की संख्या है, LHS माने तीर के बाएं तरफ, और RHS तीर के दाहिने तरफ। ये RHS हो गया, ये LHS हो गया। इसमें जो है परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर होना चाहिए। चलो जी, बराबर इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए जो है, अब जैसे यहाँ एक इक्वेशन लिखा हुआ है, Fe मतलब आयरन, और यहाँ वाटर, ये रिएक्ट करते हैं, ये बनाते हैं फेरिक ऑक्साइड, और फिर हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर Fe जो है लेफ्ट की तरफ 1 है, यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये बैलेंस चलिए। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है, 4 है।
तो कम से कम आयरन और जो ऑक्सीजन है इसको तो बैलेंस करना होगा। अब इसके लिए 6 चरण का नियम दिया हुआ है यहाँ पर, वो भी शॉर्ट में देख लीजिए, कि जो अगर एकेडमिक वाले बच्चे देखेंगे तो उनको भी जो है समझने में क्या होगा, आसानी होगा। तो देखिए, पहले सूत्र जो फॉर्मूला दिया है वो उसको घेर देना है ऐसे बॉक्स में सबको। ठीक है, तो उसके बाद जैसे परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम को यहाँ पर काउंट कर लें। तो Fe यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। राइट हैंड साइड में Fe2 है, Fe3 है, मैंने आयरन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4। तो अब तीसरा चरण में क्या करना है, तीसरा स्टेप में कि सबसे अधिक जो परमाणु वाली यौगिक है उसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो सबसे ज्यादा कौन है, 4, ऑक्सीजन वाला। तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर राइट हैंड साइड में 4 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ये है। तो यहाँ पर 4 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये घेरा छूट गया है, यहाँ घेर दे। तो हम इसको H2O को ऐसे 4 नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखना है, जैसे फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो फार्मूला को चेंज किए बगैर हमको इसको बैलेंस करना है। इसको साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से इसको हम लोग लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। अब यहाँ ऑक्सीजन तो 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमको क्या करना है, दूसरा आइटम हमको देख लेना, हाइड्रोजन या आयरन में से कोई एक हम लोग को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जो है चुनते हैं किसको, हाइड्रोजन। तब हाइड्रोजन यहाँ पर जो 8 हो गया, यहाँ 2 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ भी 8 हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ भी 8 हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, अब तीसरा तत्व है उसको संतुलित करना है, तो इसका बारी है। यहाँ Fe कितना है, आयरन 3 है, यहाँ 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब ये भी जो है 3 और 3 ये भी बैलेंस हो गया, अब सब बैलेंस हो गया। तो अब यहाँ पे चौथा स्टेप पे समीकरण का जांच करने के लिए परमाणु संख्या गिन लेंगे। 3 Fe, 3 Fe, 4 दूना 8 ऑक्सीजन, 4 दूना 8 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सॉरी, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ये हो गया। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ये अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा तो इसको देख लीजिए, इस तरह का जो स्टेप वाइज जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एक जो हम लोग को यहाँ पर केमिकल इक्वेशन जो लिखेंगे कि सिंबल में होगा। तो उपरोक्त जो रासायनिक समीकरण है उसमें तत्वों या अभिकारकों को या उत्पादकों को की भौतिक अवस्था, जो फिजिकल स्टेट है, उसके बारे में भी लिखना होता है। तो कैसे लिखना है, जैसे गैस के लिए जी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, द्रव के लिए एल, जलीय के लिए एक्वस, AQ, और ठोस के लिए एस। तो गैस के लिए जी, सिंपल। द्रव के लिए लिक्विड से एल, जलीय, जलीय को इंग्लिश में कहते हैं AQEOUS, एक्वस कहते हैं, एक्वस मतलब जलीय होता है। और ठोस सॉलिड को एस से। अब यहाँ पर जो एग्जांपल दिए गए, जो ऊपर हम लोग लिखे थे इक्वेशन, जैसे Fe था, तो ये होता है सॉलिड एस। हाइड्रोजन यहाँ पर गैसीय, मतलब हाइड्रोजन सॉरी जल जो है जल, तो यहाँ जी लिखा हुआ, मतलब ये वेपर के फॉर्म में होगा, कैसे होगा, तभी ना गैस होगा। Fe3O4 ये सॉलिड है, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ये गैस के फॉर्म में है, यहाँ जी। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी अभिक्रिया के तीर के निशान के ऊपर में ताप, दाब या उत्प्रेरक को भी दर्शाया जाता है कभी कभी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसियस फॉर्म में है, और हाइड्रोजन ये भी गैसियस फॉर्म में है। इसको 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब इसको जो रिएक्शन कराया जाता है, तो CH3OH जो है ये लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। इसे जो है हम लोग मीथेनॉल कहते हैं, और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी नाम जो है रासायनिक का वो नहीं यहाँ पर नीचे लिखा जाता, ठीक है, हम यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए ऊपर लिखे, इसको भी नीचे लिखा जाता है, ऊपर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक रिएक्शन और देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, वाटर, ये मिल के जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ मिलकर यहाँ पर C6H12O6 और O2 और H2O का निर्माण करते हैं। तो ये बेसिकली जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है ये।
ठीक है, जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये रिएक्शन करके जो है ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण। उसके साथ साथ कुछ ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं, फिर कुछ जल का भी निर्माण करते हैं। तो ये जो है ना बैलेंस ऑफ इक्वेशन हम लोग यहाँ पर पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे किया जाता है। ये तीनों चीज हम लोग पढ़े। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ये तीनों चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर इसी तरह इसमें किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन है, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, इसको और अच्छे से आपको डिटेल से आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 3 रिएक्शन है आपको लास्ट में दिया जा रहा है, ये होमवर्क है आपका, समझिए। ठीक है, इसको आप जो है ट्राई कीजिए घर में, इसका केमिकल इक्वेशन रिएक्शन लिखने का, और इक्वे जो है इसको जो है बैलेंस करने का। ठीक है, ये बिल्कुल ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और एक बात और बता दे, एनसीईआरटी से बिल्कुल एग्जाम में डायरेक्ट टू द पॉइंट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये जो क्वेश्चन है, पहला वाला जो रिएक्शन आपको बताया गया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाला, इसमें पूछ दिया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जो है रिएक्शन करने से प्रोडक्ट क्या बनता है, और ये कैसा कलर का होता है। तो ये श्वेत राख होता है, सफेद कलर का ये बनता है। ठीक है, एक चीज और इसमें ये दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन, यहाँ मैग्नीशियम का ये रिबन है, इसको जलाने से पहले इसको जो है रगमाल से, या जो खसखस उसको साफ करने वाला आता है, उससे इसको पहले साफ कर लिया जाता है। ठीक है, तो साफ क्यों किया? क्योंकि मैग्नीशियम जो खुला में रहता है तो इसमें इम्प्योरिटी आ जाता है, तो इम्प्योरिटीज को साफ करने के लिए। ठीक है, इसमें व्हाइट डार्जिलिंग फ्लेम के साथ जो है ये जलता है, सफेद लौ के साथ। अगर इसको साफ नहीं करेंगे तो व्हाइट दार्जिलिंग जो है ना फ्लेम ये नहीं देगा। ठीक है, श्वेत जो व्हाइट ये ऐश है ये भी नहीं बनेगा, ये हो सकता है कुछ डिस्कलर हो जाए। इसीलिए इसको साफ करके जो है इसको ऑक्सीजन में से रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक ऐड कर दिए। आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।